नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स वार्षिकांक के अंतर्गत जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल एवं इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और ये हमारा क्लास नंबर 2 है। इससे पहले भी हमने इस पर लेक्चर 1 जो है कंप्लीट किया था, जिसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा 1000+ वन लाइनर जो फैक्ट्स हैं उस पर भी हमने पूरी की पूरी जो वीडियो जो है उसके लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आगामी जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे आप CSIR, SO, ASO, RBI ग्रेड बी, BPSC, TRE 3 या फिर बिहार SSC या फिर किसी भी स्टेट PCS की आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आप इस नेशनल एवं इंटरनेशनल इशूज़ को अच्छे से कवर करके जाएंगे। लगभग आपके 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो हम एक एक करके उन सारे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं हम उस पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है हाइफा बंदरगाह के बारे में। ठीक है, कहा जाता है कि ये हाइफा बंदरगाह आखिर है कहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपका इजराइल में। ठीक है, कहा जाता है कि अडानी समूह ने इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं, कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू के मौजूदगी में हाइफा बंदरगाह का जो है कितने में अधिग्रहण किया है, $1.2 अरब में अधिग्रहण कर लिया है। किसने किया है? तो अडानी समूह ने किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे है हाइफा बंदरगाह? तो ये है आपका इजराइल में। ठीक है, कहा जाता है कि यहाँ पर जो है प्रॉपर जो है इसे निजीकरण के टेंडर मिल गया है। किसको? हाइफा बंदरगाह का किससे मिला है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अडानी समूह को। और ये अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इजराइल के गाइडोट ग्रुप के कंसोर्टियम ने जुलाई 2022 में 1.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर में इसका निजीकरण टेंडर मिला है अडानी ग्रुप को। ठीक है, इसमें भारतीय की जो भागीदारी होगी वो होगा 70%, जबकि इजराइल साझेदार जो है, कौन है, गाइडोट जो है, उसकी जो साझेदारी है वो 30% की हिस्सेदारी है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें 2-3 फैक्ट ही हैं। मेन है हाइफा बंदरगाह न्यूज़ में है, ये कहाँ है? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इजराइल में है। ठीक है, इसका अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? तो अडानी समूह द्वारा किया गया है। ठीक है, इसकी जो हिस्सेदारी है कितना है? 70% है। ठीक है, अगर पूछा जाए इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है तो आपको याद रखना चाहिए बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, ये 2-3 फैक्ट ही है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बन सकता है और ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये रकम पूछ ले। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ओडेशा शहर। अब ओडेशा शहर भी आपको याद रखना है कि कहाँ है। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये यूक्रेन में है दोस्तों। ठीक है, यूक्रेन, और ये जो है चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी यूक्रेन और रशिया के साथ क्या है, वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है यूनेस्को ने यूक्रेन के ऐतिहासिक केंद्र जो है ओडेशा को जो है खतरे में विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, खतरे में विश्व विरासत स्थल यूनेस्को ने किसे घोषित किया है? तो ओडेशा शहर को घोषित किया है। और पेरिस में एक समिति की बैठक के दौरान इसे खतरे में होने के रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है, वर्गीकृत, तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, वर्गीकृत किया है कि ये जो शहर है, ठीक है, ये जो स्थल है, ये क्या है, खतरे में है। इस शहर को यूनेस्को की सूची में रखने से रूस पर ओडेशा पर आक्रमण करने से रोकने का अधिक दबाव होगा और शहर को धन और तकनीकी सहायता की भी जो है बेहतर पहुँच होगी। तो थोड़ी सी ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको जब यूनेस्को किसी को विरासत स्थल घोषित करता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो इसीलिए इसका याद रखना है कि ओडेशा शहर कहाँ पे है? तो यूक्रेन में है। ठीक है, और इसको क्या मिला है? खतरे में विश्व विरासत स्थल का जो है दर्जा दिया गया है। आगे हम चलें तो कहा जाता है तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र। ठीक है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर जिले में 450 करोड़ रुपये के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है। ठीक है, कहाँ पे? तो याद रखना है, ये बिल्कुल फैक्ट। ठीक है, झारखंड में। आज जिला भी पूछा जाए तो देवघर, ये आपको याद रखना है। किनके द्वारा आधारशिला रखी गई? तो अमित शाह के द्वारा रखी गई है। ठीक है, अब इनके पास कौन कौन से मंत्रालय है? तो ये गृह मंत्री भी है, सहकारिता मंत्रालय भी है इनके पास, तो ये भी आपको याद रखना है। यह संयंत्र 6 करोड़ नैनो यूरिया की बोतलों का उत्पादन करेगा और इस संयंत्र से जो है झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के किसानों को उर्वरक की पूर्ति की जाएगी। ठीक है, प्रधानमंत्री ने गुजरात के कलोल में पहले लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो ये भी आपके लिए याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़े तो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात किया जा रहा है। कहा जाता है कि कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड
सरजी बाले ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, और 6 नवंबर 2023 को चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया। भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से इंटरनेशनल सोलर अलायंस की संकल्पना जो है 2015 में COP21 में रखा गया था। तो अब ये देखिए कि आपका जो है अभी 2000 कितना चल रहा है, 2024, लेकिन ये जो बात किया जा रहा है ये 2023 की बात किया जा रहा है। ठीक है, और ये 2015 में COP21 में इसकी जो है कि क्या किया गया था, नींव रखी गई थी किसके, कौन से देशों के बीच, भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, और अभी देखिए 2015 से 2023 लगभग आपके 8 साल में 95 जो कंट्रीज़ हैं जो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो है सदस्य देश बने हैं। ठीक है, और वर्तमान में 118 देश हस्ताक्षर करता है और जिनमें से 95 जो हैं वो क्या है, पूर्ण सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी याद रखना है, गुरुग्राम हरियाणा में है, भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर से 2-3 फैक्ट आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं कि हाल ही में कौन सा देश इसका बना है। इसके साथ बात करें कि इसकी जो मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा भारत में है, और इसकी जो नींव है किसके संयुक्त प्रयास से ये जो ISA का गठबंधन हुआ था। ठीक है, किसके प्रयास से ये सामने आया था, तो भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से ये सामने आया, और कब, 2015 में COP21 के दौरान लाया गया। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट एलोरा। क्या है प्रोजेक्ट एलोरा, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये है आपको सबसे पहले याद रखना है कि किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा को प्रारंभ किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो है भारतीय स्थानीय जो भाषा है उसको डिजिटल दुनिया में प्रवेश करवाना है एवं उनके प्रयोग को बढ़ावा देना है। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट एलोरा का जो उद्देश्य है दोस्तों वो बिल्कुल क्लियर है कि भारत की जितनी भी स्थानीय भाषाएं हैं उसको क्या करना है कि डिजिटल दुनिया में लेकर के आना है। ठीक है, और उनके प्रयोग को क्या करना है, बढ़ाना है। लोग उनकी भाषाओं को बोलें, उनकी भाषाओं में सारी चीज़ें करें। ठीक है, तो ये है कि इसको बढ़ाना है। अगर एलोरा की फुल फॉर्म बात करें कि पूरा नाम क्या है, तो इनेबलिंग लॉ रिसोर्स लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कई बार जो है आपसे पूर्ण रूप पूछा जाता है कि पूर्ण रूप क्या होगा। ठीक है, या फुल नेम क्या होगा इसका, तो ये भी आपको याद रखना है कि एलोरा का, तो ये एलोरा का पूर्ण रूप ये है। ठीक है, कहा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में करीब 30 लाख वक्ताओं के साथ गोंडी एवं झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बोले जाने वाली मुंडारी, साथ ही अरुणाचल प्रदेश की ईडू मिसी भाषा को चुना है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको याद रखना है। ठीक है, कि कौन कौन से भाषाओं को चुना गया है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय का पहला स्थापना दिवस मनाया गया 4 फरवरी 2023 को। 73 वर्षों में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन सा डेट है, 4 फरवरी 2023 को 73 वर्षों में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे मनाया है। इस कार्यक्रम में सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेश मेनन, भारतीय मूल के न्यायाधीश हैं, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल किए गए, मतलब आमंत्रित हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस की शुरुआत DY चंद्रचूड़ जो भारत के क्या हैं, CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनके नेतृत्व में की गई। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुआ था आपका 28 जनवरी 1950 में। ठीक है, अस्तित्व में आया था क्या, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये एक डेट पूछा जा सकता है। ठीक है, किनकी नेतृत्व में जो है पहला स्थापना दिवस मनाया गया सुप्रीम कोर्ट का, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा कि कब मनाया गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये थे आपके सुंदरेश मेनन जो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो आपको ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ें तो कहा जाता है विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, विश्व की पहली। ठीक है, वर्ष 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको स्थापित किया गया था विश्व भारती विश्वविद्यालय को, जिसको यूनेस्को ने पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहा जाता है कि विश्व में पहली बार मूर्त विश्वविद्यालय को यूनेस्को को विरासत का टैग मिला है। ये मूर्त है, अमूर्त नहीं है, मूर्त है। विश्व भारती विश्वविद्यालय भारत में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1921 में की गई थी। देखिए, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें से प्रश्न जब बनते हैं ना, तो शायद आपके कन्फ्यूजन आ जाता है कि यार ये कब चर्चा में आया, ये है कहाँ पे। ठीक है, तो इन सारी छोटी छोटी ही फैक्ट आपके एग्जामिनेशन में अदर स्टूडेंट्स से आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो आपको हर एक वो पॉइंट याद रखना है।
अब मान के चलिए कि लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी जो है यानी विश्व भारती विश्वविद्यालय को जो मिला है, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो ये आपको याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। वर्ष 1921 में इसकी स्थापना किया गया था, जिसे यूनेस्को ने लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। और ये है कहाँ पे? तो ये पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है जैव विविधता और नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा का समझौता, ठीक है। जैव विविधता, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा पर जो है समझौता हुआ है। अब किसके किसके बीच में हुआ है, यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए, देखिए, प्रभाव को कम करने और जैव विविधता की रक्षा के साथ साथ नाभिकीय और सौर ऊर्जा के विकास पर सहयोग करने के लिए मिलकर काम करेंगे ये लोग। कौन कौन से देश? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ठीक है। इसके तहत पहली बार सितंबर 2022 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान इस साझेदारी की अवधारणा को क्या किया गया था? प्रस्तावित किया गया था। देखिए, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में एक घनिष्ठ संबंध है। आपको अभी कुछ देर पहले ही भी मैंने बताया कि ये दोनों देशों ने, भारत और फ्रांस ने COP21 में क्या किया था 2015 में? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मैंने बताया था आपको अभी, गुरुग्राम में है, हरियाणा, भारत में है, ठीक है। और इसमें अभी कितने सदस्य हैं? पूर्ण सदस्य कितने हैं? परमानेंट अस्थायी सदस्य तो 95 हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे फैक्ट्स जो है ना, आपको ध्यान रखना है, ऐसे रिकॉल कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक भी डेवलप कर लिया गया है, ठीक है। पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक है। इसको जो है किसने बनाया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत का पहला H2ICE टेक्नोलॉजी से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक प्रस्तुत किया है। किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। कहा जाता है कि रिलायंस ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में इस हैवी ड्यूटी ट्रक को क्या किया? लॉन्च किया, ठीक है। और H2ICE टेक्नोलॉजी यह ऑन रोड भारत का पहला H2ICE टेक्नोलॉजी वाला ट्रक है, ठीक है। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। किस कंपनी के द्वारा? ये आपको याद रखना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। इसका नाम क्या होगा? किस टेक्नोलॉजी पे आधारित होगा? तो H2ICE टेक्नोलॉजी पर आधारित ये हाइड्रोजन ट्रक है, हैवी ड्यूटी के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है यहाँ पे कि भारत जो है सबसे ज़्यादा जो है दूध उत्पादक राष्ट्र बन गया है, ठीक है। अब ये जो है एक रिपोर्ट के आंकड़े के अनुसार कहा जा रहा है, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस, ठीक है, उत्पादन आंकड़ों में भारत जो है सबसे अधिक दूध उत्पादक जो है राष्ट्र बन गया। तो डायरेक्ट प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि विश्व में दूध उत्पादक राष्ट्र सबसे सर्वाधिक दूध उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? नाम दे दिया जाएगा वहाँ पे, भारत भी दे दिया जाएगा, अमेरिका भी दिया जाएगा, ठीक है। चीन तो रहेगा ही रहेगा, कोई और एक देश आपको दे दिया जाए, मान के चलिए रूस दे दिया जाए, ठीक है, और पूछ लिया जाए कि कौन है, तो अभी भारत है, ये आपको टिक करना है, ठीक है। कहा जाता है कि वर्ष 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन 22% योगदान के साथ जो है भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, और इसके बाद संयुक्त अरब अमेरिका यानी, ठीक है, फिर चीन है। देखिए, इस तरीके से क्रम है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं ये माइंड में होनी चाहिए ना कि ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। भारत के दूध उत्पादन में पिछले 8 वर्षों के दौरान यानी वर्ष 2014 से 15 और 2021-22 के दौरान 51% की वृद्धि दर्ज की है, और यह वर्ष 2021-22 में बढ़कर 22 करोड़ टन हो गई है। तो ये भी ध्यान रखना है। दूध अधिशेष वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो न्यूजीलैंड है, अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और दूध की कमी वाले जो देश हैं वो हैं इटली, रूसी संघ और मैक्सिको, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कम वाला भी लिया था एक, ठीक है, और ये अधिकतम वाले लिए थे, ठीक। कन्फ्यूज़न यहीं से बनता है, बड़ा सा राष्ट्र है, उसकी जो है कि भूभाग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो शायद जो है वो बन जाए, लेकिन यहाँ पे कमी है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता था, यहाँ पे न्यूजीलैंड भी रख सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा बनाते हैं ये दोनों देश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है फ़ोन पे से अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान किया जा सकता है। किससे? फ़ोन पे से, ठीक है। कहा जाता है कि फ़ोन पे ने भारतीय उपयोगकर्ताओं को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का उपयोग करके विदेशी व्यवसायियों को भुगतान करने की योजना प्रारंभ किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। कहा जाता है कि वॉलमार्ट समर्थित वित्त ऐप फ़ोन पे ने भारत में ऐसा करने वाला पहला ऐप होने का दावा किया है, और UPI इंटरनेशनल UAE, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान में QR कोड के साथ खुदरा स्थानों को सक्षम बनाता है। इस फ़ोन पे अब जो है फ़ोन पे इसी सुविधा के तहत विदेशों में भी सुविधा प्रदान करेगा, और दिसंबर 2015 में लॉन्च होने के बाद फ़ोन पे भारत का शीर्ष भुगतान ऐप बन गया है। सबसे ज़्यादा भुगतान आप देखते ही हैं, हर कोई जो है फ़ोन पे लेकर के घूम रहा है, ठीक है।
कुछ भी हुआ फ़ोन पे, ठीक है। सब्जी खरीद रहे हैं 10 रुपये का, वहाँ पर भी फ़ोन पे। पेटीएम भी चलाते हैं लोग, लेकिन इसकी संख्या जो है ज़्यादा है, ठीक है। अब तो अलग अलग बैंक जो है अपनी ही ऐप बना करके आपको देते हैं सुविधाएं उसमें, ठीक है। बट जो आज भी फ़ोन पे का जो क्रेज़ है, जीपे भी है, बहुत सारे लोग जीपे भी करते हैं गूगल पे, लेकिन आज भी जो है फ़ोन पे का जो है क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, चलन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहा जाता है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर में जो है लिथियम के भंडार मिले हैं, और इससे पहले कर्नाटक के माड़िया जिले में 1600 टन लिथियम के स्रोत मिले थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक में भी मिला हुआ है, ठीक है। लिथियम तत्व प्रकृति में 2 खनिजों एस्पोडियम और लेपिडोलाइट में पर्याप्त रूप से सांद्रित होता है, ठीक है। तो ये 2 खनिजों से मिलकर के बनता है, ये आपको याद रखना है, लेपिडोलाइट और एस्पोडियम, ठीक है। ये 2 चीज़ों से मिलकर के, 2 खनिजों से मिलकर के बनता है। लिथियम जो है मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी का जो है प्रमुख घटकों में से एक है, ठीक है। तो ये देखिए कि इसकी जो है डिमांड कितनी होगी। आप देखते हैं पावर बैंक लेते हैं, मोबाइल में जो आपकी जो बैटरी है वो कुछ नहीं है, वो लिथियम बैटरी है, ठीक है, जो जिसे आप एक बार चार्ज करते हैं तो आपको एक लंबे समय तक बैकअप देता है, ठीक है। आगे हम बढ़ें। कहा जाता है स्काई यूटीएम। अब स्काई यूटीएम है क्या, ठीक है। कहा जाता है कि केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है भाई, बताइए तो कौन है? केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है। मतलब देखिए ये सारी चीज़ें जो कई बार आपके केंद्रीय मंत्रालय के बारे में पूछा जा सकता है, आपके एग्जामिनेशन में, छोटे छोटे एग्जामिनेशन में पूछते हैं, ठीक है। तो कई बार जो है ना जब पढ़ें तो याद रखना है कि अच्छा ये मंत्रालय किनके पास है आखिर। स्काई यूटीएम मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली का अनावरण किया है, जिसे विश्व की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन जो है प्रणाली कहा गया है, ठीक है। कहा जाता है कि इसे हवाई क्षेत्र में सभी ड्रोन या अन्य एरियल मोबिलिटी ऑपरेटर्स को स्थिति जन जागरूकता, मानव स्वायत्त नेविगेशन, जोखिम मूल्यांकन एवं यातायात प्रबंधन प्रदान करने हेतु बनाया गया है, ठीक है। तो स्काई जो है यूटीएम किसके द्वारा बनाया गया है, अनावरण किसने किया है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री ने, नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात किया जा रहा है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड को राष्ट्र को क्या किया, समर्पित किया। इस खंड का जो निर्माण है 12,150 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है, और इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल जो लंबाई है 1386 है, ठीक है। क्योंकि दिल्ली से मुंबई आप जाएंगे तो एक लंबी दूरी तय करना होगा 1386 किलोमीटर, लेकिन ये अब एक्सप्रेसवे बन गया है तो इसमें जो है समय की बचत होगी, क्योंकि इस पर जो है गाड़ी की जो स्पीड है नॉर्मल जो हाईवे हैं उससे जो है ज़्यादा होती है, ठीक है। इस परियोजना की आधारशिला जो है कब रखा गया था? 9 मार्च 2019 को रखी गई थी, और यह राजमार्ग 6 राज्यों से होकर के गुजरेगा, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करता है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, इस माध्यम से आप अलग अलग जगह पे पहुँच सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आए तो कहा जाता है यहाँ पे ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम IATS, ठीक है। कहा जाता है कि 18 फरवरी 2023 को भारत में पहली बार दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर संचालन के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली IATS स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली की शुरुआत किया गया है पहली बार दिल्ली मेट्रो में। कौन से लाइन पे? तो रेड लाइन पे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रहना है। हम यहीं पे बात करें तो कहा जाता है DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से पहली स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली को डेवलप किया गया है। तो ये आपको याद रखना है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो DMRC और वेल के द्वारा जो है इसे बनाया गया है, और भारत छठा देश है जिसके पास अपना स्वयं का ATS उत्पाद है। इससे पहले जो है फ्रांस के पास, जर्मनी के पास, जापान, कनाडा और चीन इस तकनीक का इस्तेमाल कर चुका है, ठीक है। तो ये आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अमृत पैक्स 2023। 12 फरवरी 2023 को संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रगति मैदान नई दिल्ली में अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का क्या किया, उद्घाटन किया है। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। इसका उद्देश्य क्या है अमृत पैक्स का? तो राष्ट्रीय मंच के रूप में इस महान राष्ट्र के 5000 वर्ष पुराने समृद्ध इतिहास और संस्कृति को क्या करना है, उजागर और प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य आपको याद रखना है कि हमारे जो है 5000 पुराने जो विरासत हैं
इतिहास हैं, उस चीज़ों को क्या करना है, उजागर करना है, उसको प्रदर्शित करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम बात करें तो कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे ये है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर के डिज़ाइन और निर्माण का ठेका दिया गया है। तो किसे दिया गया है, ठीक है, ये कंपनी का नाम याद रखना है कि इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। देखिए कई बार जो है ना कि ऐसे पूछे जाते हैं, जो नया संसद जो हमारा बना है, ठीक है, उसके बारे में भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि किसको इसकी जो है, किस कंपनी को ये ठेका दिया गया है, ठीक है, कौन से कंपनी को कंस्ट्रक्शन निर्माण के लिए जो है नामित किया गया है। ठीक है, तो कई बार ये पूछा जाता है, तो ये आपके यहाँ पर से भी किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। ठीक है, कहा जाता है कि यह केंद्र दिल्ली में विश्व विद्यालय मेट्रो स्टेशन पर स्थित होगा और सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर, ठीक है, भारत का पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर गुरुग्राम में अमेरिकी एरोस्पेस प्रमुख बोइंग ने भारत में अपना पहला यानी बोइंग ने अपना पहला वैश्विक समर्थन केंद्र जीएससी शुरू करने की घोषणा किया। कहाँ पे, तो गुरुग्राम। ये आपको याद रखना है, भारत का पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर कहाँ पे बन रहा है, तो ये है गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम स्थित जीएससी बोइंग के एयरलाइन ग्राहकों, नागरिक उड्डयन नियामक निकायों और अन्य उद्योग हितधारकों के लिए अनुकूलित परिचालन दक्षता और सुरक्षा सुधार परियोजनाएं प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फैक्ट रहेंगे कि भारत का पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर कहाँ पे बन रहा है, तो गुरुग्राम। कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, तो बोइंग के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्पेन में मासिक धर्म पर छुट्टी की घोषणा किया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि 16 फरवरी 2023 को स्पेन की वामपंथी सरकार ने संसद में गंभीर मानसिक धर्म दर्द से पीड़ित महिलाओं को सवैतनिक चिकित्सा अवकाश देने वाले कानून की जो है मंजूरी प्रदान किया है, और इस तरह के कानून को आगे बढ़ाने वाला स्पेन पहला यूरोपीय देश बन गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि मासिक धर्म की छुट्टी वर्तमान में जापान में भी चल रहा है, इंडोनेशिया में भी दिया जा रहा है, जाम्बिया में भी दिया जा रहा है, जो विश्व के कुछ ही देश हैं जहाँ पे ये प्रावधान किया गया है। तो उनमें सब एक शामिल हो गया क्या, स्पेन। तो कहीं ना कहीं आपको वो याद रखना है कि स्पेन, जापान, इंडोनेशिया, जाम्बिया, ठीक है, यहाँ पे जो है क्या दिया जा रहा है, तो मासिक धर्म से पीड़ित महिलाओं को अवकाश देने की घोषणा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो इलेक्ट्रामा 2023। कहा जाता है 18 फरवरी 2023 को इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है, आर के सिंह की अध्यक्षता में विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो इलेक्ट्रामा 2023 की इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। तो कहाँ पे किया गया, तो ये आपको याद रखना है, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा कहाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो आर के सिंह। ठीक है, ये हैं कौन, तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र इनके पास प्रभार दिया गया है। ठीक है, और इस वर्ष इसकी जो है थीम क्या थी, तो रीइमेजिन एनर्जी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और इसके 15वें संस्करण में जर्मनी भागीदार देश बना है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो इलेक्ट्रामा 2023 का उद्घाटन कहाँ पे, तो ग्रेटर नोएडा भारत में उत्तर प्रदेश में किया गया, और इसकी जो अध्यक्षता जो थे वो कौन कर रहे थे, तो आर के सिंह कर रहे थे। और इसका जो थीम था ये भी आपको याद रखना है, रीइमेजिन एनर्जी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर्स, और इसके जो 15वें संस्करण का जो भागीदार देश था वो जर्मनी था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि गेहूं की नई किस्म HD 3385 विकसित किया गया है। ठीक है, अब किसके द्वारा ये विकसित किया गया है, तो कहा जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं की एक नई किस्म HD 3385 विकसित किया है। तो पूछा जा सकता है कि HD हाल ही में चर्चा में रहा HD 3385 क्या है, स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, गेहूं की एक नई किस्म है। ठीक है, एक वैरायटी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यह नई किस्म मौसम में बदलाव, बढ़ती गर्मी की चुनौतियों को सामना करेगा, और यह किस्म जल्दी बुवाई के लिए अनुकूल है। ठीक है, और गेहूं की विकसित 3 किस्म में HD CHW 18, HD 3410 और HD 3385 शामिल हो गया है। तो यानी 3 किस्म हैं जो गेहूं के हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि जातिगत भेदभाव प्रतिबंध और हिंदूफोबिया, सिएटल जाति आधारित भेदभाव पर स्पष्ट प्रतिबंध पारित करने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है। कौन, सिएटल। ये आपको याद रखना है। इस कानून को सिएटल सिटी काउंसिल द्वारा 6-1 से अनुमोदित किया गया, और अमेरिका का जॉर्जिया हिंदूफोबिया, हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। ठीक है, यह प्रस्ताव जॉर्जिया के फोर्सिथ काउंटी के
प्रतिनिधि लॉरेन मैकडोनाल्ड और टॉड जोन्स द्वारा पेश किया गया था और अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने आधिकारिक तौर पर घोषणा किया कि अक्टूबर का महीना राज्य के भीतर हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया जाएगा। तो ये याद रखना, यह फैक्ट। 3 सितंबर 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लुइसविले के मेयर ने शहर में सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और लुइसविले में महाकुंभ अभिषेकम उत्सव के दौरान डिप्टी मेयर बारबरा सेक्सटन स्मिथ द्वारा आधिकारिक घोषणा की गई। तो देखिए इसमें जो है ना कि थोड़ी सी फैक्ट हैं 2-4, ठीक है, कि जाति आधारित भेदभाव स्पष्ट प्रतिबंध करने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना, तो सिएटल, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि हिंदू विरासत माह कौन सा शहर मनाने का घोषणा किया है, तो जॉर्जिया, ठीक है, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के, ठीक है। दूसरा है आपका कि सनातन धर्म दिवस घोषित किसने किया, तो अमेरिका में लुइसविले, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, लेकिन न्यूज़ में है तो देख लेंगे। नेक्स्ट आ जा रहा है विंडसर फ्रेमवर्क। यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ ने उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल पर समझौता करने का अनावरण किया है, जिसे विंडसर फ्रेमवर्क कहा गया है, ठीक है। 27 फरवरी 2023 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन द्वारा यह समझौता किया गया। विंडसर फ्रेमवर्क ने उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल की जगह लिया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुकाब इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। मुकाब इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने मुकाब का अनावरण किया है, जो रियाद के केंद्र में 400 मीटर ऊंचा, चौड़ा और लंबा इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसे दूसरी जो है दुनिया का प्रवेश द्वार और रियाद का नया चेहरा भी कहा जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, मुकाब याद रखना है। मुकाब क्या है, इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, किसके द्वारा शुरू किया गया, सऊदी अरबिया के द्वारा, और इसे दुनिया का प्रवेश द्वार और रियाद का नया चेहरा कहा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। मुकाब परियोजना 2023 तक पूरी होने वाली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कब पूरा हो जाएगा, 2030, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध NSL क्या है, तो अब NMDC स्टील लिमिटेड केंद्रीय सार्वजनिक ये उद्यम है को 21 फरवरी 2023 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। और NMDC स्टील लिमिटेड छत्तीसगढ़ के नगरनार में 3 MTPA एकीकृत इस्पात संयंत्र है और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आगे बढ़ें। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र, ठीक है, उत्तर भारत का कहा जाता है कि केंद्र सरकार उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थापित करने जा रही है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, जगह का नाम पूछा जाए तो गोरखपुर गांव में, ठीक है। कहा जाता है केंद्र सरकार ने 10 परमाणु संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी प्रदान किया है। गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना में 700 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयाँ, जिनमें से प्रत्येक में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्वदेशी डिजाइन होगी, जिसके लिए 20,594 करोड़ रुपये की जो है राशि का बजट जारी किया गया है, पेश किया गया है। तो ये आपको याद रखना, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, तो हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पे, बताइए। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहा जाता है कि भारतीय समूह वेदांता और दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माता फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम गुजरात में अहमदाबाद के निकट धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र ACZ में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकाई स्थापित करने की योजना बनाई है, ठीक है। तो कंपनी का नाम याद रखना है, ठीक है। और वो चीज़ याद रखना कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पे, तो भारत के गुजरात राज्य में, ठीक है। अगर शहर पूछा जाए तो अहमदाबाद में, और भी उससे नीचे जाए तो धोलेरा में, ठीक है। यह भारत में सेमीकंडक्टर्स के लिए पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेदांता और फॉक्सकॉन ने सितंबर 2022 में गुजरात सरकार के साथ प्लांट लगाने के लिए 1,54,000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर क्या किए थे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे सिग्नेचर किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शिव सृष्टि पार्क, देखिए शिव सृष्टि पार्क की बात किया जा रहा है, तो ये कहाँ पे, तो ये जो है दोस्तों, ये आपका पुणे के अंबे गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर शिवाजी महाराज के इतिहास को दर्शाने वाला शिव सृष्टि पार्क के पहले चरण का लोकार्पण किया गया। किनके द्वारा, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 19 फरवरी 2023 को, ठीक है। कहा जाता है कि यह पार्क शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरे के अनुसंधान पर आधारित है और उन्होंने इस महान मराठा योद्धा के वास्तविक इतिहास से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाने में अपने जीवन का लगभग जो है 50 वर्ष जो है लगा दिए थे, ठीक है। तो शिव सृष्टि पार्क का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो महाराष्ट्र के पुणे शहर में, ठीक है।
आगे हम बढ़ें, कहा जाता है यहाँ पे कि पहली बार क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित हुए फैसले। ठीक है, केरल हाई कोर्ट ने अपने हाल के 2 फैसले को मलयालम में प्रकाशित किया और ऐसा करने वाला यह देश का पहला हाई कोर्ट बन गया। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में रिपोर्ट प्रकाशित किया था। ठीक है, कहा जाता है कि केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस साजी पी चाली की एक पीठ द्वारा पारित निर्णय मलयालम में जो है हाई कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है किलादी साइट संग्रहालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संगम युग स्थल तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में किलादी साइट संग्रहालय का निर्माण कर रहा है। इस संग्रहालय में अब तक खोजी गई 18,000 से अधिक महत्वपूर्ण कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। यह मंदिर के शहर मदुरई से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व वगई नदी के किनारे स्थित है। तो ये किलादी साइट संग्रहालय कहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चिंतामणराव द्वारा नाथ देशमुख स्टेशन। ठीक है, कहा जाता है कि मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सी.डी. देशमुख के नाम पर रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो है सेकेंड पार्ट है ये, और इससे रिलेटेड आपके जो PDF हैं हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ पाएँ। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।